जेम्मा को उसका सपना बहुत आश्चर्यजनक लगा। उसने वास्तव में सपना देखा था, और वह भी किसी पुरुष के बारे में। क्या मैं उसके बारे में इतना सोच रही थी? जेम्मा ने अजीब तरह से अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा, लेकिन अंततः यह महज एक सपना ही साबित हुआ और जेम्मा ने इसे दिल पर नहीं लिया। इस समय आकाश में रोशनी होना शुरू हो गई थी। क्षितिज पर कुछ तारे अभी भी दिखाई दे रहे थे, जो यह संकेत दे रहा था कि दिन साफ होगा। जेम्मा को याद नहीं आ रहा था कि आखिरी बार वह इतनी जल्दी कब जागी थी अपने पिछले जीवन में। हालांकि वह एक शोध संस्थान में काम करती थी, लेकिन जो लोग उसे अच्छी तरह से जानते थे, वे जानते थे कि वह पूरी तरह से रात में जागने वाली महिला थी। उसके शोध और सर्जरी ज्यादातर दोपहर के लिए निर्धारित थे। संगठन द्वारा उसे सौंपे गए कार्यों के लिए शायद ही कभी सूर्योदय से सूर्यास्त तक काम करने की आवश्यकता होती थी। आज जेम्मा अपने कपड़े पहने हुए थी। पिछली रात शेन के घर में आग जलाने के लिए बर्तन लाने के बाद जेम्मा ने थोड़ी देर के लिए उसके चारों ओर अपने कपड़े गर्म कर लिए थे। वह अपनी हरकतों में बहुत ही कोमल थी, ताकि शेन जाग न जाए। जेम्मा कपड़े धोने के लिए पानी लेने पीछे के बगीचे में गई। शेन का दरवाजा खुला था और वह अब कॉटेज में नहीं था। उसने सोचा कि वह काफी जल्दी उठ गई है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कोई और भी पहले उठ गया था। जेम्मा ने घर के आगे पीछे चक्कर लगाया, लेकिन उसे शेन का कोई पता नहीं चला। उसने सिर्फ इतना देखा कि पानी की टंकी के पास से पानी की बाल्टी गायब थी। जेम्मा ने आधे भरे पानी के टैंक को देखा और बिना कुछ कहे अपनी ठुड्डी को सहलाया। सामने का दरवाजा अभी भी अपनी जगह पर लगा हुआ था। शेन कुक हाउस के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया था और उसे बाहर से बंद कर दिया था। इस तरह बाहरी लोग आसानी से अंदर नहीं आ सकते थे, लेकिन अगर जेम्मा बाहर जाना चाहती थी तो वह सामने का दरवाजा खोलकर निकल सकती थी। नहाने के बाद जेम्मा अपने कॉटेज में लौटी, मरहम लगाया और सूजनरोधी दवा ली। इस समय तक शेन वापस नहीं आया था। जेम्मा ने मक्के के आटे का आखिरी टुकड़ा खमीरा बनाना शुरू कर दिया। यह उनका आखिरी खाद्य भंडार था। जेम्मा को जंगली टर्की को शहर में वापस ले जाने का कोई रास्ता निकालना था, ताकि वह उसे बेच सके और घर के लिए कुछ अनाज और पास्ता खरीद सके। हालांकि मूल मालिक ने कभी गांव नहीं छोड़ा था, इसलिए जेम्मा को शहर के केंद्र तक जाने के रास्ते के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। खमीरीकरण की प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा। जेम्मा ने झाड़ू ली और पीछे के बगीचे, लिविंग रूम और अपने कॉटेज की सफाई की। शेन के न होने के कारण वह उसके घर में नहीं गई। कल के कपड़े आधे ही धुले थे, कुछ कपड़े अभी भी अलमारी में थे। जेम्मा ने उन सभी को बाहर निकाला और पीछे के बगीचे में लकड़ी के बड़े बेसिन में रख दिया। इस राजवंश में शहद टिड्डे उपलब्ध थे। मूल मालिक ने इसे फेरी वाले के कंधे पर देखा था, लेकिन गांव वाले गरीब थे और ज्यादातर इसे खरीदने में असमर्थ थे। वे पेड़ों से तोड़े गए शहद टिड्डे का इस्तेमाल करते थे। जेम्मा ने शहद के टिड्डे को कुचला, उसे कपड़ों पर समान रूप से फैलाया और उन्हें बार बार छड़ी से तब तक पीटा जब तक कि सुगंधित झाग न दिखने लगे। उसके बाद ही उसने उन्हें आगे पीछे धोना शुरू किया। शहद टिड्डे की सफाई करने की क्षमता उतनी मजबूत नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी, लेकिन जेम्मा कपड़ों को साफ करने के लिए दृढ़ थी। अंत में अंडरगारमेंट में एक छोटा सा छेद कर दिया गया। जब तक जेम्मा ने कपड़े धोना समाप्त किया, तब तक लगभग आधा टैंक पानी खत्म हो चुका था। अब तक आटा तैयार हो चुका था। जेम्मा ने मक्के के आटे के रोल बनाए और उन्हें भाप में पकाने के लिए बर्तन में डाल दिया। शेन अभी भी वापस नहीं आया था। गांव में कुल 2 कुएं थे। पुराना कुआं गांव के अंत में था, उनके करीब, लेकिन वह लगभग सूख चुका था। जेम्मा ने अनुमान लगाया कि शेन पानी लाने के लिए गांव के प्रवेश द्वार पर नए कुएं पर जाता होगा। वह जगह उस जगह से कुछ दर्जन कदम आगे थी जहां कल जेम्मा पानी में गिर गई थी। एक सामान्य व्यक्ति 15 मिनट से भी कम समय में एक चक्कर पूरा कर सकता है। शेन को चलने फिरने में दिक्कत थी और वह पानी की एक बाल्टी लेकर जा रहा था। जेम्मा ने उसे 30 मिनट का समय दिया, लेकिन उसे बहुत पहले ही वापस आ जाना चाहिए था। जेम्मा स्टोव के सामने खड़ी होकर सामने के दरवाजे की ओर देख रही थी। आखिरकार उसने दरवाजा खोला और बाहर चली गई। जेम्मा ने शेन को ओल्ड टाउन स्प्रिंग के पास एक शक्तिशाली मेपल के पेड़ के पीछे पाया। शेन को कुछ दुष्ट दिखने वाले गुंडों ने घेर लिया था। उसकी पानी की बाल्टी गिर गई थी और कुएं का पानी पूरी जमीन पर फैल गया था। प्रत्येक ठग के बालों में 2 हंसपंख चिपके हुए थे। क्या वे इमो बच्चों का कोई प्राचीन संस्करण थे? जेम्मा ने पहचान लिया कि गुंडों के समूह में सिर्फ उनके गांव के लोग ही नहीं,
बल्कि पड़ोसी गांव के लोग भी शामिल थे। वे दिन भर उत्पात मचाते रहते थे, शायद हत्या और आगजनी की हद तक नहीं, लेकिन वे निश्चित रूप से अपने उत्पात से पड़ोसियों और गांव वालों को नहीं बख्शते थे। शेन की बैसाखी एक युवा ठग ने छीन ली। युवा ठग बहुत बूढ़ा नहीं था, दिखने में वह 13 या 14 साल का ही लग रहा था, लेकिन वह काफी घमंडी था। उसने शेन को जमीन पर धकेल दिया और बैसाखी उसके चेहरे पर तान दी। मैंने तुम्हें कितनी बार चेतावनी दी है, मेरे सामने फिर कभी मत आना। क्या तुम बहरे हो या क्या? जल्दी करो और क्लियर वाटर क्रीक से बाहर निकलो। युवा ठग स्पष्टतः अभी भी युवावस्था से गुजर रहा था और उसकी आवाज कुछ परिचित सी लग रही थी। युवा ठग की बैसाखी शेन पर वार करने ही वाली थी। जेम्मा के पास ध्यान से सोचने का समय नहीं था। वह कुछ कदम आगे बढ़ी, शेन के वार को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया और युवा ठग के नितंब पर लात मारी। कौन है जो मुझे लात मारने की हिम्मत करता है? युवा ठग का चेहरा जमीन पर गिर गया। उसने अपना सिर घुमाया, गाली देने के लिए तैयार था, लेकिन उसके शब्द घुट गए। जेम्मा को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसका गला घुट रहा है या नहीं। वह आगे बढ़ी, उसके हाथ से बैसाखी छीनी, उसकी बाह को उसकी पीठ के पीछे मोड़ा और बैसाखी को उसकी गर्दन पर दबा दिया। युवा ठग को गला घोंटने से इतनी असुविधा हुई कि वह तुरंत चिल्लाने लगा, बहन, बहन, तुम क्या कर रही हो? जेम्मा एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। बगल में खड़े गुंडों ने देखा कि उनके बड़े आदमी को धमकाया जा रहा है और वे जेम्मा की ओर झपटे। युवा ठग गुस्से से चिल्लाया, सब लोग रुक जाओ, यह मेरी बहन है। ठगों का दिमाग ठिठक गया। जेम्मा को याद आया कि यह युवा ठग कौन था। यह गैरी था, स्मिथ परिवार का सबसे छोटा बेटा। गैरी इस साल 13 साल का हो गया और स्मिथ कबीले के पोते पोतियों में सबसे छोटा था। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति भी था जो वास्तव में मूल मालिक के करीब था। उसे इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि मूल मालिक मूर्ख था, नहीं उसे इस बात से कोई आपत्ति थी कि वह बदसूरत थी। कारण के लिए यह हो सकता है कि गैरी बहुत ज्यादा अपराधी था। उसने ठीक से पढ़ाई करने से मना कर दिया और सारा दिन परेशान करता रहा। उसके भाई बहन हमेशा उसे डांटते थे और उसके माता पिता हमेशा उसे पीटते थे। केवल मूल मालिक ही मूर्खता पूर्वक उसका हाथ पकड़ता था और अपने मुंह से बचाई गई कैंडी से उसे मनाता था और कहता था, गैरी लड़ने में अच्छा है, गैरी वाकई कमाल का है। गैरी जानता था कि जेम्मा ऐसी है क्योंकि वह मूर्ख थी, लेकिन वह कोई बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं था। उसे बस यही लगता था कि जो भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, वह भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। बहन, बहन, यह दर्द कर रहा है, गैरी दयनीय रूप से चिल्लाया। जेम्मा ने उसे छोड़ दिया, अपना दाहिना हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा और अपने बाएं हाथ से उसे ऊपर खींच लिया। उसने उदासीनता से पूछा, तुम अपने जीजा को क्यों परेशान कर रहे हो? साले! गैरी को संदेह हुआ कि उसने गलत सुना है। क्या तुमने मुझे उसे पीटने के लिए नहीं कहा था? जेम्मा हैरान थी। हाँ, गैरी ने शेन की ओर देखा और अपनी आवाज धीमी कर दी। तुमने मुझसे कहा था कि तुम इस छोटे से अपंग को अब और नहीं चाहते और मुझसे उसे भगाने के लिए कहा ताकि तुम शॉन के साथ रह सको। उसने सोचा कि उसकी आवाज जोरदार नहीं थी, लेकिन वहाँ मौजूद सभी लोगों ने उसे सुना। शेन के चेहरे पर ठंडापन था। ठग यह सब देख नहीं सके। गैरी ने कहा, बहन, तुम भूल तो नहीं सकती थी, है ना? तुमने खुद ही कहा था। गैरी उससे झूठ नहीं बोलेगा। ऐसा लगता है कि मूल मालिक ने वाकई ऐसे शब्द कहे थे, लेकिन मूल मालिक को खुद भी याद नहीं था। फिर भी उसका यह भाई एक भी शब्द नहीं भूला। मैंने तो यह बात सामान्य रूप से कही थी और तुमने इसे गंभीरता से ले लिया। जेम्मा को दांत में दर्द था। अब हम क्या करें? गैरी को एहसास हुआ कि उसने शायद कुछ गलत किया है और वह एक छोटे बटेर की तरह अपना सिर नीचे झुकाए खड़ा रहा।